वंदे मातरम। आज हमारा टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट से आपको ये ध्यान में आ रहा होगा कि जो उंगलियों का छाप लिया जाता है ना, जैसे कि मोबाइल में भी लिया जाता है या आप आधार कार्ड के लिए कुछ भी जाते हैं तो आप थंब का देते हैं फिंगरप्रिंट। तो वो फिंगरप्रिंट और डीएनए फिंगरप्रिंट है ना, ये दोनों क्या है, अलग है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि डीएनए का किस तरीका से फिंगरप्रिंट निकाला जाता है करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो डीएनए होता है ना, जैसे कि ये क्या है, डीएनए है ये, और इस तरीके से इसमें नाइट्रोजन क्षार उपस्थित होते हैं। तो मैंने कल के वीडियो में बताया था कि डीएनए का 99.9% है ना, जो भाग होता है वो सभी जीवों में क्या होता है, सिमिलर होता है, यानी कि वो समान होते हैं। अंतर कितने का होता है, तो अंतर होता है उनमें 0.1% का क्या होता है, उसमें डिफरेंट होता है। ठीक है, और इसी 0.1% होता है डीएनए का जो डिफरेंट पाया जाता है जीवों में, इसी से ही डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है सैटेलाइट डीएनए। क्या बोलते हैं इसको, सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। ठीक है, 99.9% क्या होता है, सभी जीवों में डीएनए सेम पाया जाता है। सिर्फ 0.1% होता है, वही बस क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, और इसी के थ्रू हम डीएनए के द्वारा है ना किसी भी जीवों की हम पहचान कर सकते हैं। तो जो डिफरेंट डीएनए होता है जीवों में, उसी को कहा जाता है सैटेलाइट डीएनए। तो इस सैटेलाइट डीएनए का आप नाम याद रखिएगा कि क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि डीएनए में जो असमान पाया जाता है ना, असमान जो होते हैं डीएनए, उसको क्या कहते हैं, तो उसको सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, है ना, कि इसमें क्या क्या विशेषता होती है, इस सैटेलाइट डीएनए की क्या क्या विशेषता होती है। तो इसमें सबसे पहला विशेषता ये हो जाएगा कि ये जो डीएनए होता है उसमें नॉन कोडिंग जीन पाए जाते हैं, है ना। क्या पाए जाते हैं इसमें, नॉन कोडिंग जीन पाए जाते हैं, मतलब ये किसी भी प्रकार के प्रोटीन को कोड नहीं करते या ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करेंगे, इसीलिए नॉन कोडिंग जीन इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, पहला इसका हो गया प्रॉपर्टीज। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं कि इसमें क्या पाया जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है ना, पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। मतलब यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ डिफरेंस पाया जाता है। जो सैटेलाइट डीएनए है यहाँ पर हमने बताया कि ये डिफरेंट होते हैं करके, इसीलिए पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और वो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, लक्षण निर्धारित करते हैं, इसीलिए यहाँ पर वेरिएशन पाया जाता है। तो अगला हम लिख लेंगे कि इसको जंक डीएनए भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, जंक डीएनए। क्यों इसको जंक डीएनए कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी प्रकार के प्रोटीन का निर्माण नहीं करती है ना, चुपचाप ये क्या होते हैं, स्थित होते हैं, केवल जीवों में पहचान करते हैं ये, इसीलिए इनको जंक डीएनए भी कहा जाता है। एक और इसकी विशेषता है कि इसमें रिपीट ऑफ सीक्वेंस है ना, इसमें क्या पाया जाता है, रिपीट्स ऑफ सीक्वेंस, ये क्यों है, सीक्वेंसेस, यानी कि इसमें जो डीएनए होता है, जो सैटेलाइट डीएनए पाया जाता है, उसमें जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते रहते हैं, है ना। जैसे कि मैं एग्जांपल्स आप लोग को बता रही हूँ, जैसे कि ATTG, एडेनिन थायमिन थायमिन ग्वानिन, फिर से ये रिपीट हो जाएगा ATTG, फिर से यही चीज़ अगर रिपीट हो गया, तो इस प्रकार से क्या है, वो एक सीक्वेंस में क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, है ना। 3 बार रिपीट हो सकते हैं, 4 बार रिपीट हो सकते हैं, 5 बार भी रिपीट हो सकते हैं। तो इसी रिपीटेड के आधार पर ही किसी भी जीवों का हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गुण पाया जाता है सैटेलाइट डीएनए में, इसीलिए ये जो सैटेलाइट डीएनए है वो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है, और इसी के थ्रू, इसी सीक्वेंस से ही हम पता लगा लेते हैं कि कौन किसका संतान है, किसने किसका मर्डर किया है। क्योंकि ये फिंगरप्रिंट्स का यूज़, डीएनए फिंगरप्रिंट्स का यूज़ किसके लिए होता है, कि किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के लिए। जैसे कि किसी का मर्डर हो गया है, आप कोई शक के दायरे में है,
तो यदि उसका कुछ भी ब्लड वगैरह या उसका कोई भी अगर कोशिका का कोई भी हिस्सा यदि उस मर्डरर वाले एरिया में अगर पाया जाता है तो क्या करते हैं, शक के दायरे में किसी भी व्यक्ति का डीएनए लेंगे और उस जो सबूत रहता है ना, उसके डीएनए से उसको क्या करते हैं, दोनों का फिंगरप्रिंट निकालेंगे और इसी सीक्वेंस के आधार पर उनका मैच किया जाता है और इससे फिर उसमें क्या हो जाता है, उसकी पहचान हो जाती है ना। तो रिपीटेड ऑफ सीक्वेंस होता है सैटेलाइट डीएनए में, उसको जंक डीएनए भी कहा जाता है। ये पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, मतलब अलग अलग तरीक़ा से ये क्या करते हैं, सीक्वेंस होते हैं और इनमें वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नता पाई जाती है। ये नॉन कोडिंग होते हैं, यानी कि ये प्रोटीन का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस होते हैं, है ना, ये कितने हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4, 5 रिपीटेड होते हैं ये। तो इसको कहा जाता है वेरिएबल, जो सीक्वेंस होते हैं, है ना, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जब सीक्वेंस जो नाइट्रोजन क्षार का सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है तो उसको कहा जाता है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। इसको शॉर्ट में कहा जाता है VNTR। इसी VNTR जो डीएनए होता है, इसी से ही व्यक्ति की पहचान होती है। तो जब किसी भी व्यक्ति का जब डीएनए फिंगरप्रिंट निकाला जाता है ना, तो इसी सैटेलाइट डीएनए को ही क्या करते हैं, उसके जो मेन डीएनए होता है उससे इसको अलग किया जाता है। तो इसको अलग करने के लिए एक विधि होती है ना, उसी विधि को हम आगे देखेंगे। और इसी सैटेलाइट डीएनए को अलग करने के पश्चात फिर इससे क्या करते हैं, व्यक्ति की पहचान होती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट्स क्या होता है करके, है ना, उसका एक परिभाषा देख लेते हैं। तो यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंट्स का परिभाषा लिखा हुआ है कि वह तकनीक जिसके द्वारा, है ना, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है तो वह एक तकनीक होता है, ठीक है, टेक्निकल है ये, जिसके द्वारा डीएनए की विशिष्टता के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है, ठीक है। तो उसी को कहा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट्स, यानी कि यहाँ पर डीएनए के थ्रू किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है ना, तो उसको कहा जाता है डीएनए फिंगरप्रिंट्स। अब इसके लिए क्या है, एक विधि होती है ना, इसके लिए क्या है, एक विधि होती है। तो उस विधि का नाम है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना, उसका नाम क्या है, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होता है ना, उसमें क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति का डीएनए को लेकर उसको सेंट्रीफ्यूग मशीन आता है उसमें डाल दिया जाता है ना। इस सेंट्रीफ्यूग मशीन में क्या होते हैं, लंबे लंबे उसमें जैसे कि टेस्ट ट्यूब होता है उस तरीके से उसमें लंबे लंबे क्या होते हैं, ट्यूब होते हैं, जिसमें डीएनए को डाल दिया जाता है ना। उसके साथ कुछ सॉल्यूशन भी डालते हैं, फिर उसको तेज़ी से घुमाते हैं तब उसमें से डीएनए से जो सैटेलाइट डीएनए होता है वो क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से वो ऊपर आ जाता है, फिर उसको अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होता है। अब हम डीएनए फिंगरप्रिंट जो करते हैं उसकी विधि है, तो इसमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एक विधि होती है ना। आपके एनसीईआरटी बुक में इसी विधि को ही यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें क्या होता है कि एक सॉल्यूशन लिया जाता है ना, इस तरीके से जो सेंट्रीफ्यूग मशीन होते हैं उसमें ऐसी नली बने होते हैं बहुत सारे, तो जिसमें क्या करते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, है ना। कौन सा सॉल्यूशन लेते हैं, तो शुगर सॉल्यूशन लेते हैं। अब शुगर सॉल्यूशन के अंतर्गत जैसे कि सुक्रोज, है ना, सुक्रोज सॉल्यूशन ले लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऊपर में क्या है, लाइटली बना हुआ है और नीचे क्या है, डार्क है। मतलब यहाँ पर जो सॉल्यूशन होता है तो उसका जो निचला साइड का जो होता है ना, सॉल्यूशन का जो निचला भाग होता है उसमें क्या होता है, अधिक डेंसिटी होती है, यानी कि उसका घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। और ऊपर किस तरीके का दिख रहा है, कम होता है। अब इसी में जिस भी व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट निकालना रहता है उसके डीएनए को इस सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है। डालने के पश्चात इसको क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूग किया जाता है
है ना, सेंट्रीफ्यूग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूग में क्या करते हैं कि इसको डालने के पश्चात वो जो मशीन रहता है वो तेज़ी से गोल घूमने लगता है, और गोल घूमने के पश्चात क्या होता है कि जो डीएनए रहते हैं वो पूरी तरीक़े से इसमें मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स होने के पश्चात जो जिस डीएनए का हमको ज़रूरत होता है, यानी कि हमको कौन सा डीएनए अलग करना है, हमको जो अलग करना है वह है सैटेलाइट डीएनए को ही अलग करना रहता है। तो जब सेंट्रीफ्यूग किया जाता है तो अगला प्रोसेस में क्या होता है ये देखेंगे हम, है ना। तो जब सेंट्रीफ्यूग किया जाता है यानी कि तेज़ी से जब उस डीएनए को घुमाया जाता है तो क्या होता है कि मैंने शुरू में ही बताया था कि डीएनए का 99.9% क्या होता है, सब पूरा सामान्य डीएनए होता है, और केवल 0.1% ही क्या होता है, असमान होता है। उसी को सैटेलाइट डीएनए कहा जाता है। तो सैटेलाइट डीएनए की मात्रा क्या होती है, कम होती है, इसीलिए कम होने की वजह से, है ना, इसमें क्या करते हैं, डीएनए को डाला जाता है। अब डीएनए डालने के पश्चात क्या होता है कि जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, है ना, कम घनत्व होने की वजह से ये क्या हो जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और बाकी जो डीएनए होता है जो समान होता है वो नीचे में बैठ जाते हैं, इस तरीके से, है ना। तो इस डीएनए को क्या कहा जाता है, इस डीएनए को कहा जाता है सैटेलाइट। ये सैटेलाइट डीएनए है जो कि क्या हो गया, अलग हो गया। किस विधि के द्वारा अलग हुआ, सेंट्रीफ्यूग किए तब ये अलग हो गया। इसका प्रतिशत कितना होता है, 0.1%। इसीलिए यह हल्का होने की वजह से, कम डेंसिटी की वजह से ये ऊपर आ जाते हैं। अब ये ऊपर आने के पश्चात इसको क्या कर लिया जाता है, इसको अलग कर लिया जाता है, इसको निकाल लिया जाता है ना, क्योंकि इसको अलग ही करना रहता है, इसीलिए सेंट्रीफ्यूग मशीन में इसको अलग करके निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या उपस्थित होता है, तो इसमें उपस्थित होता है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, यानी कि जो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है जो बार बार रिपीट हुए रहते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, इस सैटेलाइट डीएनए में वो उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अब यहीं पर क्या करेंगे, अब ये जो सैटेलाइट डीएनए होता है इसका अगला प्रोसेस होता है, इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया जाता है ना। इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है इस तरीके से। तो देखिए वो शुरू में एक था, अब उसको बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया गया, लेकिन इसको डिवाइड करने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है। उस एंजाइम को कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, है ना। इस एंजाइम के द्वारा जो डीएनए होता है सैटेलाइट डीएनए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है, जिससे वो क्या बन जाता है, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स, यानी कि इसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, उसी को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये सिंगल होते हैं। जो सैटेलाइट डीएनए था उसको टुकड़ों में डिवाइड किया गया, तो डीएनए हमेशा क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट वो टुकड़ों में बढ़ गए और वो कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट, अभी वो कैसे होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब इसका आगे का प्रोसेस क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या किए, शुगर सॉल्यूशन में डीएनए को डाला गया, उसको सेंट्रीफ्यूग किया गया। सेंट्रीफ्यूग करने के पश्चात क्या हुआ, जो सैटेलाइट डीएनए था, है ना, मतलब उसका प्रतिशत कितना था, 0.1, इसलिए वो क्या हो गया, ऊपर आ गया। ऊपर आने के पश्चात उसको अलग कर लिया गया, निकाल लिया गया। ठीक है, इसमें क्या उपस्थित होता है, VNTR, है ना, जो सीक्वेंस होता है नाइट्रोजन बेस का, वो यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा क्या कर लिया गया, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया गया। तो ये किस टाइप के होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब इसका आगे क्या होता है, तो इसका आगे कि ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उसकी बहुत सारी कॉपी कर ली जाती है ना। क्या कर ली जाती है, इसकी
कॉपी कर ली जाती है, यानी कि जैसे कि अभी इतने सारे हैं उसका डबल और तिबल कर लिया जाता है, कॉपी कर लिया जाता है, उसको अधिक संख्या में बढ़ा दिया जाता है इस तरीके से, है ना। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए होता है या फ्रेगमेंट्स होते हैं की कॉपी, ठीक है, क्या कर लिया गया यहाँ पर, कॉपी कर लिया गया। अब कॉपी करने के पश्चात यहाँ पर क्या होता है, तो इसका आगे का प्रोसेस हम देखते हैं। कॉपी तो हो गया, अब इसका आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो सिंगल स्ट्रैंड जो फ्रेगमेंट्स है उसका कॉपी करने के पश्चात इसको एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल दिया जाता है ना। किस में डाल दिया जाता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये भी एक टूल्स ही है। उसमें क्या कर दिया जाता है, ये जो फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कॉपी किए होते हैं उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल दिया जाता है। ये किस तरीके के होते हैं, तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होते हैं वह एक प्लेट की भांति संरचना ऐसे दिखाई देता है वो, ठीक है, जिसमें एक ऋण आवेश इलेक्ट्रोड होता है और एक धन आवेश इलेक्ट्रोड होता है। तो ऋण आवेश इलेक्ट्रोड में ऐसे ही संरचना बनी होती है छोटे छोटे डिब्बों में, जिसमें क्या करते हैं कि ये जो डीएनए होते हैं, है ना, जो फ्रेगमेंट्स होते हैं टुकड़े, उनको क्या कर दिया जाता है, उनको यहाँ पर डाल दिया जाता है। डालने के पश्चात क्या होता है कि ये इनका जो मॉस होता है ना, तो ये मॉसेस के आधार पर क्या होते हैं, ये अरेंजमेंट होने लगते हैं और लाइन से जमते जाते हैं। जैसे कि ये टुकड़ों में तो डिवाइड होते ही हैं, तो जो सबसे छोटा टुकड़ा रहेगा वो सबसे पहले अरेंज हो जाएगा, हल्का होने की वजह से वो अधिक लंबी दूरी तय करेगा और ऋणात्मक से वो धनात्मक की ओर गति करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा वाला जाएगा, फिर उससे और बड़ा वाला जाएगा, फिर और उससे बड़ा वाला। तो इस तरीके से क्या होता है कि मॉस के आधार पर वो अरेंजमेंट हो जाते हैं, है ना, जो डीएनए होते हैं वो मॉस के आधार पर अरेंजमेंट हो जाते हैं। इसीलिए उस फ्रेगमेंट्स को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाला जाता है। उसके पश्चात जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डालने के पश्चात वो क्या हो जाते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, है ना, अपने साइज के अनुसार। उसके बाद अगला प्रोसेस में क्या करते हैं, ब्लॉटिंग किया जाता है ना, जिसको बोलते हैं सॉर्टर्न ब्लॉटिंग करते हैं। अब ये ब्लॉटिंग क्या है, तो ब्लॉटिंग में क्या करते हैं, एक नायलॉन का क्या होता है, एक शीट होता है ना, इसमें क्या करते हैं, एक नायलॉन का शीट लेते हैं, यानी कि एक पेपर समान क्या लेते हैं, नायलॉन का शीट लेते हैं। इस नायलॉन की शीट में क्या करते हैं, जो ये अरेंजमेंट होते हैं, है ना, उसका क्या कर लिया जाता है, एक छाप, उसको रख कर एक छाप तैयार कर लिया जाता है, ठीक है। शीट लेते हैं जिसमें छाप तैयार किया जाता है, मतलब ये जो जमे हुए होते हैं उसका क्या कर लिया जाता है, एक छाप तैयार कर लिया जाता है। इस तरीके से जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं वो जमे होते हैं। अब छाप तैयार करने के पश्चात क्या करते हैं, प्रोब्स लेते हैं। क्या लेते हैं, प्रोब्स लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि प्रोब्स क्या होता है, तो जो प्रोब्स होते हैं वो लैब में बनाए गए डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं, है ना। प्रोब्स क्या होता है, पर लिख देती हूँ मैं, लैब में बनाया गया डीएनए का क्या होता है, ये छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स होते हैं, टुकड़े होते हैं, ठीक है, फ्रेगमेंट्स होते हैं जो किस टाइप के होते हैं, जो सिंगल और रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं ये जो प्रोब्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, सिंगल व रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो छाप तैयार करने के पश्चात क्या करते हैं, ब्लॉटिंग पेपर में इसका छाप ले लेते हैं इसका, उसके बाद प्रोब्स तैयार करते हैं, यानी कि जो लैब में पहले से जो डीएनए के टुकड़े होते हैं उसको क्या करते हैं, इसमें डाल दिया जाता है ना। डालने के पश्चात क्या होता है कि जैसा जैसा डीएनए है वह अपने क्या करते हैं,
एंटीकोडान के साथ जुड़ने लगते हैं, है ना, क्योंकि ये तो सिंगल स्ट्रैंड होते हैं और मैंने पहले ही बताया था कि ये भी क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड होते हैं। तो इसको डबल करने के लिए क्या करते हैं, प्रोब्स, जो लैब में बनाया गया जो डीएनए का टुकड़ा होता है उसको क्या कर देते हैं, उसमें डाल दिया जाता है और डालने के पश्चात क्या करते हैं, जिस भी नाइट्रोजन क्षार यहाँ पर उपस्थित होता है उससे वो जाकर क्या होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं और जुड़ने के पश्चात यहाँ पर एक डीएनए का प्रतिकृति तैयार हो जाता है इस तरीके से, है ना। प्रोब्स इसीलिए लिया जाता है क्योंकि वो सिंगल होता है और प्रोब्स भी सिंगल है, तो अपना एंटीकोडान देख के वो क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस विधि में लिख सकते हैं कि जब प्रोब्स को क्या करते हैं, ब्लॉटिंग पेपर में डाला जाता है, तो डालने के पश्चात क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि जो डीएनए जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, है ना, वो आपस में क्या करने लगते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बाइंड होने लगते हैं, बाइंड हो जाते हैं। ये वाला जो डायग्राम बताई हूँ मैं, उसमें क्या हो जाते हैं, वो बाइंड हो जाते हैं। अब बाइंड होने के पश्चात इसका क्या कर लिया जाता है, एक्सरे ले लिया जाता है, यानी कि इसका एक कॉपी तैयार कर लिया जाता है ना, जिसको कहा जाता है ऑटो रेडियोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको, ऑटो रेडियोग्राफी कहा जाता है। इसी एक्सरे के माध्यम से फिर क्या होता है, ये तो डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार हो चुका है। अब जिस भी व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट लेना रहता है ना, या शक के दायरे में जो भी व्यक्ति को रखा जाता है, उनका ब्लड या उसके लार या उसका जो हेयर होता है ना, उसके डीएनए से क्या करते हैं, इसी विधि से क्या करते हैं, उसका डीएनए फिंगरप्रिंट्स निकालते हैं। और यदि ये जो इस तरीके से यदि उसमें भी मैच हो जाता है, सेम यदि यही सीक्वेंस उसके भी डीएनए में यदि दिखाई देता है ना, तो फिर क्या हो जाता है, उसको अपराधी घोषित कर दिया जाता है ना, जैसे कि मर्डर वर्डर केस में ये सब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डीएनए फिंगरप्रिंट रेडी, ठीक है। इस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंट्स किसी भी व्यक्ति का निकाला जाता है ना। तो एक बार इसको मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं कि डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन विधि के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंट्स किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक शुगर सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें डीएनए को डाला जाता है। जो भी डीएनए का फिंगरप्रिंट्स हमको लेना है या जिस भी व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंट्स चाहिए या जो भी व्यक्ति की हमको पहचान करनी है, उसको क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूग मशीन में डालने के पश्चात उसको तेज़ी से घुमाया जाता है। घुमाने के पश्चात जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं उसकी डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर की ओर आ जाती है। ऊपर आने के पश्चात इसको क्या कर लिया जाता है, अलग निकाल लिया जाता है। इसमें VNTR क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, है ना, यानी कि नाइट्रोजन क्षार का सीक्वेंस इसमें प्रेजेंट रहता है। फिर इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा इसको क्या कर लिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लिया जाता है। डिवाइड करने के पश्चात ये जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स होते हैं, है ना। उसके बाद इसकी कॉपी तैयार कर ली जाती है। फिर कॉपी तैयार करने के पश्चात क्या करते हैं, वो जो कॉपी तैयार किए रहते हैं उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस उपकरण में डाला जाता है। तो उसको माइनस इलेक्ट्रोड में डालते हैं और वो अपने मॉस के आधार पर, है ना, आयतन के आधार पर वो लाइन से अरेंजमेंट होते जाते हैं। फिर इसको क्या करते हैं, ब्लॉटिंग पेपर लेते हैं जिसमें इसका छाप तैयार कर लिया जाता है। छाप तैयार करने के पश्चात लैब में बनाए गए डीएनए का छोटा छोटा टुकड़ा ले लेते हैं जिसको प्रोब्स कहते हैं। प्रोब्स ऑलरेडी क्या होते हैं, सिंगल और रेडियो एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से जो ये जो मतलब ब्लॉटिंग तैयार किया गया रहता है उसमें इस प्रोब्स को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, है ना। इस प्रोब्स को क्या किया गया, डाल दिया गया। डालने के पश्चात इसमें कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए होते हैं, है ना, वो अपने एंटीकोडान के साथ बाइंड होते जाते हैं। बाइंड होने के पश्चात हमको एक इसका सीरीज पता चल जाता है, सीक्वेंस पता चल जाता है नाइट्रोजिनस क्षार का, और इसका एक्सरे ले लिया जाता है जिसको कहा जाता है ऑटो रेडियोग्राफी कहा जाता है। इसके पश्चात डीएनए फिंगरप्रिंट्स बनकर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद जिस भी व्यक्ति को डीएनए इससे मैच करना रहता है, इस डीएनए से, उसको भी इसी प्रोसेस से गुजारा जाता है। और जब यदि
ये जो सीक्वेंस यदि उसमें भी सेम हो जाता है तब हमको पता चल जाता है। या तो इस विधि का उपयोग कब कब करते हैं, जैसे कि कोई माता पिता है उनके बच्चों को मतलब पहचानने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं, है ना। कोई अपराधी है, मर्डर वर्डर किया रहता है तो उसकी पहचान करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंट्स किया जाता है ना। भारत में सबसे पहले जो राजीव गांधी थे, जो प्रधानमंत्री थे, उनका मर्डर हुआ था, है ना। तो उनकी पहचान के लिए सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंट्स का उपयोग भारत में किया गया था। तो इसका उपयोग भी पूछा जाता है, तो इसका उपयोग आप पढ़ लीजिएगा, है ना। कि क्या होता है कि कभी कभी परिवार में, है ना, कुछ समस्याएं आ जाती हैं जिसकी वजह से माता पिता अपने बच्चों को इनकार कर देते हैं अपनाने से। तो इस सब केसेस में क्या करते हैं, बच्चों का पता लगाने के लिए या यही उनकी संतान है या नहीं, ये उनके माता पिता हैं या नहीं, उसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंट्स का यूज़ किया जाता है ना। और क्या करते हैं, मैंने अभी बताया कि जो राजीव गांधी का जो मर्डर हुआ था उसमें एक महिला थी, है ना, जिसका धनु नाम था। तो उसने क्या किया था कि उसने उसका मर्डर किया था राजीव गांधी का, जिसके लिए डीएनए फिंगरप्रिंट्स के थ्रू उसको क्या कर लिया गया, उसकी पहचान हो सकी उस महिला की। तो इस प्रकार डीएनए फिंगरप्रिंट्स यूज़ होते हैं, ठीक है।